नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये दिसंबर का महीना काफी अहम है और खास करके अगले 15-20 दिन वो काफी संवेदनशील हैं, क्योंकि अगले 15-20 दिनों में ही महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी उथल-पुथल मचने वाली है। एक तो महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से नवाब मलिक के नाम को लेकर हंगामा हो रहा है और महायुति में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी अब 2 तारीखें ऐसी हैं जो कि अहमियत रखती हैं। एक तो 24 दिसंबर की तारीख है, जब मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों की ओर से दी गई मियाद खत्म हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार तब तक मराठाओं को आरक्षण का ऐलान करे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में। उसको लेकर ओबीसी समुदाय जो है वो उठ खड़ा हुआ है और वो विरोध कर रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 24 तारीख तक महाराष्ट्र सरकार इस मसले का तोड़ क्या निकालती है। फिर 31 दिसंबर की तारीख मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पीकर राहुल नार्वेकर को यह तय करना है कि 31 दिसंबर तक वो ये बताएं कि एकनाथ शिंदे को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अयोग्य घोषित करते हैं तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी और कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा आ सकता है, या फिर शिंदे भी अयोग्य घोषित होने के बाद भी बने रह सकते हैं विधान परिषद के जरिए। ये दूसरी अहम तारीख है। लेकिन जो तीसरा सबसे अहम डेवलपमेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि चुनाव आयोग इस बात की घोषणा करेगा कि असली एनसीपी किसकी, शरद पवार की या फिर अजीत पवार की। चुनाव आयोग के सामने बीते 3 महीनों से हियरिंग चल रही थी और दोनों ही पक्षों के लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन हो रहा था, उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे और अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने आखिर के लिखित बयान सबमिट कर दें और उसके बाद चुनाव आयोग निर्णय लेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक नाम और जो चुनाव चिन्ह घड़ी है वो किसे दी जाए। तो इस सुनवाई के दौरान काफी कुछ ड्रामा देखने मिला, काफी कुछ उठापटक देखने मिली और सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट ने एक संगीन आरोप लगाया अजीत पवार की गुट के ऊपर कि देखिए ये अपने आप को असली एनसीपी साबित करने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो गलत तरीके क्या थे कि फर्जी एफिडेविट उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दायर कर दिए। ऐसे एफिडेविट जिसमें कि कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसके नाम का एफिडेविट है। ऐसा एफिडेविट की कोई व्यक्ति जो अभी नाबालिग है उसको भी बतौर पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जो है उसका भी एफिडेविट जारी कर दिया गया है। फिर कई ऐसे पद हैं एनसीपी में जो बताए गए अजीत पवार गुट की ओर से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे पदों पर आसीन लोगों के नाम पर एफिडेविट दे दिए गए। तो शरद पवार का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है अजीत पवार गुट की ओर से और ऐसे में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज होना चाहिए और किस गलत तरीके से ये पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आखिर में जो दलील हुई उसमें एक और बात उनकी ओर से रखी गई कि चुनाव आयोग दोनों ही गुटों के संगठनात्मक बल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को जो है दरकिनार करके अपना फैसला सुनाए, उसको कंसीडर ना करे, उसके आधार पर अपना फैसला ना सुनाए। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं शरद पवार गुट के वकील, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक बल को ना कंसीडर किया जाए, तो इसका मतलब आप इस बात पर यकीन करते हैं कि संगठन आपके साथ में है ही नहीं और आपको हार का डर है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक बल ये चुनाव आयोग नहीं कंसीडर करे। लेकिन दूसरी ओर अजीत पवार गुट की ये दलील है कि देखिए हमारे पास जो 53 में से 53 विधायक हैं इस वक्त कुल दोनों गुटों को जोड़कर महाराष्ट्र विधानसभा में, तो 53 में से 42 विधायक हमारे साथ में हैं, तो ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। इसके अलावा नागालैंड के 7 विधायक हमारे साथ में हैं। फिर लोकसभा का एक सांसद और राज्यसभा का एक सांसद वो हमारे साथ में हैं। तो चुनाव आयोग को इसी बात को कंसीडर करना चाहिए और एनसीपी का नाम और एनसीपी का चुनाव चिन्ह हमें ही मिलना चाहिए। तो खैर सस्पेंस बना हुआ और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भर में या ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा। पिछले साल ऐसा ही मामला चुनाव आयोग के सामने आया था शिवसेना को लेकर। पिछले साल जून में शिवसेना में बगावत हुई थी और शिवसेना दो फाड़ हो गई। उसके बाद दोनों ही गुट चुनाव आयोग पहुंचे थे और उन्होंने शिवसेना पर अपने अधिकार का दावा किया था। एकनाथ शिंदे गुट का यह कहना था कि असली शिवसेना
हमारी है, जबकि उद्धव ठाकरे का कहना था कि नहीं, असली शिवसेना उनकी है। कई महीनों तक दलील चली और उसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे वाली है, उद्धव ठाकरे वाली नहीं। और पार्टी का चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण है वो भी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तो वैसे में जिन बाला साहब ठाकरे ने 1960 के दशक में शिवसेना को स्थापित किया था मराठी माणूस के मुद्दे को लेकर, उन्हीं बाला साहब ठाकरे का परिवार शिवसेना से बाहर हो गया चुनाव आयोग के फैसले के बाद। अब जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के पास में धनुष बाण है चुनाव चिन्ह, और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो उसी चुनाव चिन्ह से लड़ने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाले गुट को मशाल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा जो उन्होंने अपनाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के गुट ने हार नहीं मानी है और ठाकरे गुट का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, वो न्यायपालिका रिस्टोर कर देगी। तो इस तरह की कुछ कानूनी दांवपेच इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं। हालांकि ये जो दोनों ही गुट है शिवसेना के, वो अपने आप को बाला साहेब ठाकरे के विचारों का अनुयायी बताते हैं, दोनों अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। लेकिन शिंदे गुट का आरोप है कि ठाकरे गुट का हिंदुत्ववाद सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस जैसी सेकुलरवादी पार्टियों के साथ में अपना हाथ मिला लिया और बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर नहीं चल रही है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने एक बार कहा था कि मैं भले ही शिवसेना बंद कर दूंगा लेकिन कभी कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वही किया। और उधर एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो बीजेपी के साथ इसलिए आ गए क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो खैर, चुनाव आयोग से जो कोई भी खबर आती है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपका इंतजार रहेगा आपके विचारों को जानने का। जय हिंद।